नमस्कार दोस्तों। कल देर रात को खबर आई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से कि करीब 141 कंट्रीज ने यूक्रेन का साथ दिया है। जो रेजोल्यूशन लाया गया था रशिया के खिलाफ उसको पास कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। अब ध्यान रखना है आपको कि अभी तक जो भी कुछ हो रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो सब कुछ आपको यूएनएससी के अंदर देखने को मिल रहा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो यूएनएससी है वो तो छोटी बॉडी होती है, करीब 15 मेंबर की बॉडी होती है, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और भारत भी इस समय 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से है, आपको पता होगा। तो अभी तक आपने देखा होगा भारत के द्वारा एब्सटेन किया जा रहा था यूएनएससी के अंदर, लेकिन फाइनली यहां पर एक रेजोल्यूशन लाया गया, बातचीत हुई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। और यहां पर जितने भी देश होते हैं यूएन के, मतलब कि यूएन के अंदर इस समय अगर आप देखोगे तो टोटल 193 कंट्रीज हैं, तो उनके द्वारा यहां पर वोटिंग हुई और इसके अंदर आप देख सकते हो 141 कंट्रीज ने जो है यूक्रेन का साथ दिया है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी एब्सटेन कर गए। तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो पूरा रेजोल्यूशन था वो यहां पर क्यों लाया गया। उसके बाद आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आएगा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रेजोल्यूशन आता है अगर वो पास हो जाता तो क्या होता, यहां पर जो यूएनजी के अंदर ये वाला रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, सब कुछ हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग कोई भी हो, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम 33% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर ज्वाइन कर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं डालता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी यहां पर हुआ क्या, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया था। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक करके क्यों लाया गया, किसके द्वारा लाया गया। लेकिन इस रेजोल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो मेन बात यही कही गई कि रशिया को इस समय तुरंत बेसिस पर, इमीडिएट बेसिस पर जो सीज फायर है उसको लाना चाहिए। मतलब कि जिस प्रकार से वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर भी भारत ने जो है एब्सटेन कर गए, मतलब कि ना तो हम यस में वोट किए ना तो जो है नो में वोट किए। लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर यही लग रहा है क्योंकि हमने यहां पर एब्सटेन किया, वोट यहां पर नहीं डाला, और इसी की वजह से ज्यादातर का कहना है कि हम रशिया की तरफ जो है पलड़ा झुका हुआ था। और जाहिर सी बात है इस समय अगर आप देखोगे तो भारत काफी हद तक रशिया के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, जो भी कुछ हो। लेकिन भारत यहां पर एक कैलकुलेटिव मूव जो है अपनी तरफ से चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने किसी प्रकार का यूक्रेन का साथ नहीं दिया। अगर आप देखोगे तो भारत का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद तो हमने क्लियर तौर पर कहा कि इमीडिएट बेसिस पर जो सीज फायर है वो यहां पर लाना चाहिए। ऑल्दो हमने रशिया का नाम नहीं लिया लेकिन ये डेफिनेटली हमने कहा था। यहां पर आप देख पाओगे कि 193 मेंबर की पूरी बॉडी होती है, उन्होंने यहां पर वोट किया ताकि यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, सोवरेनिटी है, उसके कमिटमेंट को लेकर वोटिंग हुई थी कि यूक्रेन आज के डेट में भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट देश है। क्योंकि जब हम बात करते हैं 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो उसमें यूक्रेन एक अलग देश के तौर पर आता है और वो अभी भी बना रहेगा। और साथ ही साथ हमने जो रशिया का एग्रेशन है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर रशिया का जो एग्रेशन है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में जो है रिजेक्ट किया गया है, डिप्लोर किया गया है। अब मैं इस रेजोल्यूशन के ऊपर आता हूं। देखो ये जो रेजोल्यूशन है करीब 100 मेंबर्स के द्वारा को स्पॉन्सर्ड किया गया था। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो वोटिंग होना वो एक अलग चीज है, लेकिन असेंबली के अंदर उसको लेकर बातचीत हो, उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, को स्पॉन्सर्ड होते हैं। और इसी की वजह से यहां पर एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसका टाइटल आप देख सकते हो, एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। और इसके जो को स्पॉन्सर थे, मतलब कि रेजोल्यूशन को असेंबली के अंदर लाने वाले जो कंट्रीज थे उसके अंदर अफगानिस्तान भी था, जी हां, कनाडा था, फ्रांस था, जर्मनी, ये सभी देश आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और ये जो रेजोल्यूशन लाया गया था एक प्रकार से आप कह सकते हो कि फ्राइडे को जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन लाया गया था कुछ उसी प्रकार का था। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो क्या था कि रशिया के पास वीटो पावर है वहां पर, तो 11 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया। अगेन भारत ने वहां पर भी एब्सटेन किया था, लेकिन क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर था इसकी वजह से वो जो रेजोल्यूशन है वो सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पास नहीं हो पाया। और इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर जो काउंसिल है उन्होंने ये कहा कि हम फाइनली अब जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है जिसमें 193 कंट्रीज हैं उसके अंदर ये रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाएंगे। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले 40 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया है जनरल असेंबली के अंदर। और इसी इमरजेंसी सेशन के अंदर बातचीत हुई, अलग अलग कंट्रीज ने अपने बयान दिए और फाइनली इसको लेकर जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग हुआ और उसी की चर्चा हम आज ये वीडियो में कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे देश थे
फेवर में थे, कौन से इसके अगेंस्ट थे, उसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो 193 कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो 141 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया, मतलब कि रशिया के खिलाफ वोट किया, ठीक है। इसके अलावा 141 कंट्रीज के अलावा 5 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। अब कौन कौन से 5 कंट्रीज थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया, आप देख सकते हो। बेलारूस हो गया, यहां पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, इसके अलावा अर्ट्रिया हो गया, और रशियन फेडरेशन, ऑब्वियसली बात है वो तो करेगा ही, और साथ ही साथ जो सीरिया है। तो ये 5 देश थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया। और 141 कंट्रीज, ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो, ये 141 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके फेवर में वोट किया। और 35 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेंशन का जो रुख है वो अपनाया, जिसमें भारत भी आप देख सकते हो, यहां पर क्रॉस का साइन लगा हुआ है, मतलब हमने एब्सटेन किया। लेकिन अभी भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसमें तो 193 कंट्रीज हैं, तो 141 + 5 + 35 ये तो टोटल 193 नहीं होते हैं, तो बाकी के कंट्रीज क्या हुए? देखो बाकी के कंट्रीज क्या होते हैं ना, वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्सेंट एंड एब्सटेंशन। एब्सटेंशन मतलब क्या है कि हम वोट करने आए थे लेकिन हमने वोट नहीं किया। एब्सेंट मतलब होता है कि वो कंट्रीज आए नहीं, मतलब कि उनका कोई डिसीजन ही नहीं है। देखो एब्सटेन करने का भी अपने आप में एक डिसीजन होता है कि आप एब्सटेन कर रहे हो, लेकिन एब्सेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो उसके बारे में, आप कोई भी रुख नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, वो एब्सेंट होता है। तो बाकी के कंट्रीज वोट ही नहीं करने आए, लेकिन क्योंकि यहां पर 141 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर क्या होता है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उस रेजोल्यूशन को पास होना है। तो ऑब्वियसली बात है 193 में 2/3 मेजॉरिटी करीब आप कह सकते हो, आई थिंक 130 के आसपास होगा, राइट। तो 130 से ज्यादा ही हो गया ये 141, और इसीलिए जो रेजोल्यूशन है वो आपका अडॉप्ट हो गया था। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो साउथ एशिया के जो देश हैं, उन्होंने क्या डिसीजन लिया। देखो अब साउथ एशिया में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स और नेपाल, इन्होंने रशिया के खिलाफ वोट किया, मतलब कि रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बाकी के जो देश हैं, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये एब्सटेन हो गए। तो इस वोटिंग पैटर्न से ही आप समझ पा रहे होंगे जो देश कुछ हद तक रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं भारत है, पाकिस्तान, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एब्सटेन का रास्ता चुना है। और जो लोग डायरेक्टली उतना डिपेंडेंट नहीं है, ऑल्दो अफगानिस्तान एक काफी चौंकाने वाला है, मतलब अफगानिस्तान जैसा देश जिसके इनफैक्ट आपने देखा होगा जो रशिया है, उन्होंने तालिबान को काफी हद तक सपोर्ट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये चौंकाने वाला है। वो देखना होगा क्या है, क्या बातचीत हुई है, नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान भी जो है वो यहाँ पर ये वोट कर रहा है। काफी शॉकिंग था मेरे लिए भी देखना, लेकिन ये चीज है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ एशिया में किस तरह का रुख रहा है। जहां तक रेजोल्यूशन की बात है, इसके अंदर बार बार मैं यही कह रहा हूं आपसे कि रशिया के जो डिसीजंस हैं यूक्रेन के अंदर हमला करना, और इनफैक्ट आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूक्लियर फोर्स की भी बात कही गई है, मतलब कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो रशिया यहां पर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेगा। तो इसको लेकर भी काफी कंडेम किया गया रेजोल्यूशन के अंदर। इसके अलावा यहां पर रशिया को यह भी बोला गया कि जिस तरह से आपने बेलारूस को भी शामिल कर लिया है, मतलब एक प्रकार से आज के डेट में क्या है, रशिया अपनी जो ट्रूप्स हैं, आर्मी है, आराम से बेलारूस के अंदर भेज सकता है, वहां से अटैक कर सकता है कीव के अंदर, वही सब कुछ चल रहा है इसमें। उस डिसीजन को भी कंडेम किया गया है। साथ ही साथ तुरंत यहां पर बोला गया है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए और पॉलिटिकल डायलॉग, नेगोशिएशन, मीडिएशंस के माध्यम से तुरंत चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक बात है कि भारत ने जो डिसीजन है एब्सटेन का, उसको लेकर क्या बोला, देखो अगेन हमारे जो एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशन TS तिरुमूर्ति जी, उनका बयान आया यहां पर, और ये कहा कि भले ही हम यहां पर एब्सटेन कर रहे हैं, उसके हमारे खुद के एक अलग कारण है, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब है इस समय, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमारा जो कमिटमेंट है कि जो डिफरेंसेस हैं वो डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से ही सुलझ सकते हैं, वही आज भी हमारा स्टैंड होगा। और भारत ने इनफैक्ट यहां पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की कॉल है इमीडिएट सीज फायर की, उसको सपोर्ट किया एक प्रकार से। तो भले ही हम एब्सटेन कर रहे हैं, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि किस तरह से खार्किव में आपने देखा होगा इंडियन स्टूडेंट्स की यहां पर मृत्यु हो जाती है, इसकी वजह से काफी कंडोलेंसेस हैं उनके फैमिलीज को, और जो भी इनोसेंट सिविलियंस जा रही हैं उसके प्रति भी हम काफी ज्यादा कंडोलेंसेस रखते हैं। एंड वी डिमांड सेफ एंड अनइंटरप्टेड पैसेज, मतलब कि जो भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहां से तुरंत उनको निकालना चाहिए, ऐसा हम डिमांड करते हैं। बाकी का रेजोल्यूशन के यहां पर आप देख सकते हो भारत की तरफ से क्या क्या बयान था, ये आप देख पाएंगे। लेकिन फाइनली जाने से पहले एक मैं आपका जो आंसर है वो क्लियर करूंगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रेजोल्यूशन है और ये अभी जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें डिफरेंस क्या है। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता तो वो बाइंडिंग होता है। जी हां, ध्यान रखिएगा, वो लीगली बाइंडिंग होता है, उसको रशिया को मानना ही पड़ेगा। ऑल्दो कल के डेट में कह सकता है रशिया की नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन
जो नियम कानून है यूनाइटेड नेशंस का, उसके हिसाब से यूएनएससी के अंदर अगर रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो लीगली बाइंडिंग होता है। यूएनजी के अंदर जो अभी 193 कंट्रीज के द्वारा वोट किया गया है उसमें ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है यहां पर। ये एक प्रकार का सिंबॉलिक आप कह सकते हो। ऑल्दो अगर आप देखोगे, मुझे जहां तक लगता है, ऑल्दो यहां पर नियम कानून तो ऐसे बनाए गए हैं कि सिर्फ 15 देश मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं, और जिसके पास वीटो पावर है जाहिर सी बात है कि उसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का सिस्टम इतने वर्ष पहले बना था, आज भी वो चलता आ रहा है। और जहां तक 193 मतलब कि हमें फोकस किस पर करना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, राइट। जनरल असेंबली जो होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बॉडी है, 193 कंट्रीज, ये तो पूरे विश्व को दिखा रहा है ना कि पूरा विश्व क्या चाहता है। तो उसकी बात ना मानकर हम इसकी बात मानते हैं, यूएनएससी की। अब देखते हैं क्या कभी ये चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देख सकते हो जो जेलेंस्की है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहां पर कहा कि मैं काफी ग्रेटफुल हूं जिन देशों ने भी मेरे फेवर में वोट किया है। यू हैव चूजन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। देखना होगा कि भारत क्या राइट साइड ऑफ हिस्ट्री है कि नहीं है। ऑल्दो मैं कहूंगा कि भारत के अपने अलग कंपल्शंस हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है इस समय कि किधर किस तरह, बहुत बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर चलना पड़ रहा है। लेकिन डेफिनेट सी बात है, बहुत ज़्यादा दुखद है जो भी कुछ यूक्रेन में हो रहा है। जब लाइफ जो लॉस्ट होती हैं देख के काफ़ी खराब लगता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड जल्दी से ये पूरा वॉर जो है वो खत्म हो जाए, यही आशा करते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक बैकिंग की जाती है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर कौन से भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इसको साइन किया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखिए, आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी डायरेक्टली इसका आंसर ले सकते हैं। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित 33। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।